जय हिंद साथियों, CW के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूँ आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इजराइल हमास संघर्ष को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आई है उसके बारे में। अपडेट क्या है कि यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें हमास इजराइल को लेकर के युद्ध विराम प्रस्ताव जो है वो मंजूर हो चुका है। कहां मंजूर हुआ है? तो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि लगातार पिछले 8 महीने से इजराइल और हमास के बीच में युद्ध जारी है। साथ ही इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि इजराइल हमास युद्ध क्यों हो रहा है और इसकी पृष्ठभूमि जो है उसको विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले एक काम करिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं इस चैनल पर लगातार अपलोड करता रहता हूं जो आपके लिए सर्वथा लाभकारी होता है। दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। बातचीत को शुरुआत न्यूज़पेपर की एक कटिंग के माध्यम से करेंगे, जहां पर आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है कि इजराइल हमास के बीच संघर्ष विराम के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने दी मंजूरी। तो यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल एक महत्वपूर्ण अंग है, उसमें इजराइल हमास के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसके विराम के प्रस्ताव को मंजूरी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने दे दिया है। ये बात आपको समझ में आ गई। ये संघर्ष पिछले 8 महीने से जारी है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब इस संघर्ष पर जो प्रस्ताव पास हुआ सुरक्षा परिषद के अंदर, उसमें सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य देशों में, यानी कि 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर में से 14 ने प्रस्ताव के समर्थन में वोटिंग की है। ठीक है, अब इस वीडियो को थोड़ा सा आप पॉज कीजिए और आराम से पूरी न्यूज को अच्छे से पढ़ जाइए। देखिए, एक देश रहा है रूस, जिसने इस प्रस्ताव से अपने आप को दूर रखा, अब्सटेन किया, वोटिंग नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है मैंने उस चीज को हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, और फिलिस्तीन को पूर्णतया संप्रभु देश बनाने के लिए जो है काम करता है कौन? हमास। ठीक है, तो इसलिए हमास फिलिस्तीन का एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इजराइल से लड़ाई करता रहता है। यहाँ पर देख लीजिए कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने गाजा में इजराइल और हमास के बीच 8 महीने से जारी युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से सोमवार को अपने पहले प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अमेरिका समर्थित संघर्ष विराम प्रस्ताव की घोषणा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की थी। तो इस प्रस्ताव के समर्थन में मुख्य रूप से खड़ा था अमेरिका, जो कि इजराइल का सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी है। तो चलिए, इस वीडियो को आप अच्छे से जो है थोड़ा सा रोक करके इस पूरे न्यूज़पेपर की कटिंग को आप समझेंगे तो चीजें समझ पाएंगे। चलिए, आइए मुख्य मुद्दे की बात करते हैं और कुछ और न्यूज़पेपर की कटिंग समझते हैं। देखिए, यहाँ पर द हिंदू न्यूज़पेपर की एक कटिंग इंग्लिश में लेने का प्रयास किया गया है। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। यूनाइटेड नेशन एंडोर्सेस सीज फायर रेजोल्यूशन टू एंड गाजा वॉर, यानी कि यूनाइटेड नेशन के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल में यूएनएससी लिखा हुआ है ना, तो सिक्योरिटी काउंसिल में युद्ध विराम प्रस्ताव पारित हो चुका है गाजा वॉर को लेकर के, जो हमास और इजराइल के बीच चल रहा है। ठीक है, द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ऑन मंडे ओवरवेलमिंगली अप्रूव्ड इट्स फर्स्ट रेजोल्यूशन एंडोर्सिंग अ सीज फायर प्लान aimed at ending the 8-month war between Israel and Hamas in Gaza Strip। जो गाजा स्ट्रिप के अंदर 8 महीनों से युद्ध चल रहा है, उसको समाप्त करने के लिए, उस पर विराम लगाने के लिए यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मंडे को एक प्रस्ताव, जो कि ये पहला प्रस्ताव था इस पर, वो पारित हो चुका है। ऐसा इस जो सभी लाइनें मैंने इंग्लिश में पढ़ी उसका ये हिंदी अर्थ होगा। The US sponsored a resolution welcomes a ceasefire proposal announced by President Joe Biden that the United States says Israel has accepted। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के समर्थन में ये प्रस्ताव था, जिसके प्रपोजल को वेलकम किया गया। और इसका अनाउंसमेंट किसने किया? तो जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये कहा कि ये प्रपोजल जो है इजराइल द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है, इट कॉल्स ऑन द मिलिटेंट पैलेस्टाइनियन ग्रुप हमास टू एक्सेप्ट द 3-phase प्लान। अब हमास, जो कि फिलिस्तीन का एक मिलिटेंट ग्रुप है, ऐसा इसमें लिखा है। आप लोग गुस्सा मत होइएगा, क्योंकि एक शायद पाकिस्तान से थे भाई, जब हमने हमास को एक आतंकवादी संगठन बोल दिया था। ठीक है, तो उस पे वो बेचारे नाराज हो गए थे, तो बड़ा लंबा चौड़ा कमेंट किए थे। हालांकि बाद में मैंने अपने
वाक्यों द्वारा उनकी जो जिज्ञासा थी और जो खींच थी उसको मैंने समाप्त किया। तो दोस्तों और आगे लिखा है द रेजोल्यूशन व्हिच वाज अप्रूव्ड विद 14 और 15 सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर वोटिंग इन फेवर एंड रशिया अब्सटेनिंग। देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देश होते हैं, जिसमें से 5 होते हैं स्थायी सदस्य, 14 होते हैं अस्थायी सदस्य, 10 होते हैं अस्थायी सदस्य। इन 15 टोटल मिला के जब 15 हुए, 15 में से सिर्फ एक स्थायी सदस्य जिसका नाम है रशिया यानी कि रूस, इसी ने इस मतदान से अपने आप को किनारा रखा। अदरवाइज 14 जो मेंबर हैं उन्होंने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान दिया। ठीक है। कॉल्स ऑन इजराइल एंड हमास टू फुली इंप्लीमेंट इट टर्म्स विदाउट डिले एंड जो है विदाउट कंडीशंस। ये हमास और इजराइल दोनों को इस प्रस्ताव को इम्प्लीमेंट यानी कि लागू करने के लिए कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको डिले भी नहीं करना है और विदाउट कंडीशन, कोई शर्त भी नहीं रखनी है। ठीक है। तो आई होप ये आर्टिकल था, अच्छे से आपको समझाया मैंने, आपको समझ में आया होगा। आगे कुछ खास बातें नहीं है, नहीं तो मैं आगे भी आपको समझाता। अगर मैं एक एक चीजें समझाने लगूंगा तो वीडियो हो जाएगा बड़ा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक और इंग्लिश का आर्टिकल है जिसमें सेम वही बातें लिखी गई हैं, इसलिए इस आर्टिकल को भी मैं आपको समझाऊंगा नहीं, इंग्लिश में है। वीडियो को पॉज कीजिए और हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनसे गुजारिश है कि आप प्लीज अगर यूपीएससी जैसे एग्जाम के अंदर सेलेक्ट होना चाहते हैं, आईएएस वगैरह बनना चाहते हैं, तो आप कम से कम इंग्लिश को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। क्योंकि जब आप डीएम बनेंगे या एसपी बनेंगे तो आपको जो भी वहां पर कामकाज करने होंगे उसमें ज्यादातर जो कामकाज होंगे तो हिंदी में, लेकिन बहुत सारी चीजें जैसे मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई आपको फैक्स प्राप्त होता है, उसमें कोई आदेश लिखा हुआ है तो वो आपको इंग्लिश में प्राप्त होगा, तो उसको आपको समझना इतना जटिल ना हो, इसके लिए आप डीएम से बनने से पहले डीएम की योग्यता जरूर प्राप्त कर लें। इसलिए हिंदी मीडियम वालों के लिए मेरा ये संदेश है कि आप लोग इंग्लिश पर जरूर काम करें। तो इस वीडियो को रोकिएगा, आराम से पूरी न्यूज़पेपर की कटिंग को पढ़कर समझ लेना। ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आइए थोड़ा पृष्ठभूमि समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इस मैप को आप देखिए। इस मैप के अंदर आपको इजराइल लोकेट हो रहा है पूरी तरह से। ये वाली जो पूरी बाउंड्री है ये इजराइल की है। ठीक है। अब इजराइल के अंदर यहाँ पर आपको गाजा स्ट्रिप दिखेगा और यहाँ पे वेस्ट बैंक। ठीक है। अब इसको क्यों बता रहा हूँ ये मैं आपको बाद में समझा दूंगा, तो आपको कहानी पूरी समझ में आ जाएगी। अब इजराइल के आसपास की कंट्रीज को आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपको इजिप्ट दिखेगा यानी कि मिस्र, फिर यहाँ पर आपको जॉर्डन दिखेगा यानी कि पूर्व से दक्षिण पूर्व तक आपको जॉर्डन मिलेगा और पश्चिम से दक्षिण पश्चिम तक आपको इजिप्ट मिलेगा जो कि इजराइल के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। सीरिया आपको गोलन हाइट्स नाम की एक पहाड़ियों की चोटी है थोड़ी बहुत, उसके साथ जो है इजराइल से, मतलब गोलन हाइट्स के माध्यम से इजराइल के साथ बाउंड्री शेयर करता है सीरिया। और लेबनान जो है यहाँ पर बाउंड्री शेयर करता है इजराइल के साथ। यहाँ पर एक माउंटेन है, पर्वत है, माउंट मेरोन। ठीक है। तो माउंट मेरोन जो है यहाँ पर माउंट मेरोन के माध्यम से लेबनान जो है इजराइल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करेगा। और आपको पश्चिमोत्तर में दिखेगा मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर। यहाँ पर पश्चिमोत्तर से लेकर के पश्चिम तक आपको भूमध्य सागर से जो है तटवर्ती देश है इजराइल। ठीक है। इतना आपको मैप सीधा साधारण तरीके से समझ में आ गया। और यहाँ पर सऊदी अरबिया, उसके आगे जाएंगे तो आपको सीरिया वगैरह, ईरान, इराक मिलेगा। ठीक है। चलो अब इतनी चीजें समझ में आ गई। अब थोड़ा टेक्स्ट के माध्यम से पृष्ठभूमि समझने का प्रयास करते हैं। ये हमास के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। तो ये जो संघर्ष है दोस्तों मुख्य रूप से भूमि और पहचान को लेकर के है। 20वीं सदी की शुरुआत से यहूदियों ने इजराइल में एक राष्ट्रीय घर की स्थापना करने की कोशिश की, यानी कि ये जो आज का इजराइल है वो पहले 20वीं सदी तक इजराइल नहीं फिलिस्तीन नाम का एक देश हुआ करता था, जिसके अब अवशेष के रूप में गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक बचे हुए हैं। चलिए आगे समझिए। तो जब इजराइल में यहूदियों ने, जो कि इस मुख्य भूमि पर यहूदी जब 20वीं सदी में आए तो फिलिस्तीनी अरबों ने इस चीज का बहुत विरोध किया। फिर 1948 में विरोध के बावजूद भी इजराइल नाम के राष्ट्र की स्थापना इस क्षेत्र में हो जाती है, जिसके बाद अरब देशों और इजराइल के बीच क्या हो जाता है, संघर्ष शुरू हो जाता है। और 1967 के आसपास एक 6 डेज वॉर भी लड़ा जाता है, जिसमें इजराइल ने सम्मिलित रूप से जो अरब राष्ट्रों का 7-8 देशों का एक अलायंस था उसको परास्त कर दिया था इस युद्ध के अंदर, जो कि अरब राष्ट्रों के लिए बहुत बड़ी हार इस क्षेत्र में साबित हुई थी। और इजराइल ने अपना जो है दमखम भी साबित कर दिया था।
दोस्तों हमास क्या है? तो हमास एक फिलिस्तीनी इस्लामिक संगठन है जो 1987 में स्थापित हुआ था। यह गाजा पट्टी में यानी कि इस वाले भाग में प्रमुखता रखता है, यानी कि इस वाले भाग में रहता है और इजराइल के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करता है। हमास का उद्देश्य क्या है? एक इस्लामिक फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना करना। तो फिलिस्तीन जो पहले इजराइल था, जो आज का इजराइल है, वो पहले पूरी भूमि फिलिस्तीन थी और इजराइल ने जब युद्ध के द्वारा इस भूमि पर कब्जा ही कह सकते हैं किया, उसके बाद से हमास नाम का एक संगठन है जो फिलिस्तीन को पुनः एक राष्ट्र के तौर पर कंसीडर कराने के लिए इजराइल के साथ युद्ध लड़ता है। तो आई होप इतने में आपको कहानी समझ आई होगी। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और विस्तार देते हैं इस बातचीत को। दोस्तों यहाँ पर अब हम फिलिस्तीन को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। फिलिस्तीन क्या था और फिलिस्तीन के जो अवशेष के रूप में दो पार्ट आज इजराइल में बचे हुए हैं उनको भी समझेंगे। तो फिलिस्तीन क्षेत्रों को दो भागों में विभाजित है, एक वेस्ट बैंक है, दूसरा जो है गाजा पट्टी। यहाँ मैप के अंदर आप देखिए स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, यहाँ पर गाजा पट्टी और ये है वेस्ट बैंक येलो वाला पार्ट। यही जो है आज का फिलिस्तीन बचा हुआ है, बस इतना। बाकी ये सब देख रहे हैं आप, यहाँ पर पूरा इजराइल हो गया है। ठीक है, वेस्ट बैंक पर इजराइल का आंशिक नियंत्रण रहता है, यानी कि ये इस वाले पार्ट पर इजराइल का आंशिक नियंत्रण, यानी कि थोड़ा बहुत जैसे यरूशलेम वाले पार्ट पर इजराइल का नियंत्रण रहता है, जबकि गाजा पट्टी पर हमास का नियंत्रण रहता है। जो हमास फिलिस्तीनी समर्थक एक ग्रुप है, उसका नियंत्रण इस वाले एरिया में रहता है। ये गाजा पट्टी जो येलो स्ट्रिप आपको दिख रही है यहाँ पर। आई होप आपको फिलिस्तीनी राष्ट्र बहुत ही संक्षेप में अच्छे से समझ आया होगा। इजराइल भी आपने समझ लिया होगा। थोड़ा सा हम गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक का मैप समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर इस तरह से सवाल आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो गाजा स्ट्रिप यहाँ पर देखिए मेडिटेरियन सी से जो है तटवर्ती है। गाजा पट्टी इधर आपको दक्षिण में इजिप्ट के साथ यानी कि मिस्र के साथ इसकी बाउंड्री लगती है गाजा पट्टी की, और बाकी तीन तरफ से बाउंड्रीज कहाँ से लगती हैं? दो तरफ से, यानी कि उत्तर में और पूर्व में बाउंड्री इजराइल से लगेगी और पश्चिम में आपको मेडिटेरियन सी से गाजा की बाउंड्री लगती है। ठीक है, अब आप वेस्ट बैंक को भी समझ लीजिए। तो वेस्ट बैंक की जो बाउंड्री है आपको इधर पूर्व में जो है जॉर्डन से, ऊपर यानी कि उत्तर में इजराइल से, यहाँ भी पश्चिम में भी इजराइल से और दक्षिण में भी इजराइल से ही इसकी बाउंड्री शेयर होती है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सागर है, जलपट्टी है, जिसका नाम है डेड सी, यानी कि मृत सागर। ठीक है, तो इसके साथ वेस्ट बैंक अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो आई होप आपको अभी तक बहुत ही संक्षेप रूप में सारी कहानी समझ में आई होगी। चलिए इस वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही यरूशलेम सहित पूरे क्षेत्र पर दावा करते हैं। यहाँ की बस्तियां क्या है? इजराइल वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियां बनाता है, जिसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय अवैध मानता है। मैं आपको यरूशलेम और वेस्ट बैंक दोनों मैप के माध्यम से समझा चुका हूँ। दोस्तों ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं हुए इन दोनों देशों के बीच शांति या हमास और इजराइल के बीच शांति स्थापित करने के। ऐसा नहीं कि पहले प्रयास नहीं हुआ था। जैसे 1993 में आप उदाहरण के रूप में ओस्लो प्रस्ताव देख सकते हैं, लेकिन इसका भी कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। ये तस्वीर आपको उस क्षेत्र की भयावहता दिखा सकती है। जब इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चलता है, इसी तरह से ध्वस्त बिल्डिंगें और आग और धुआं की लपटें वहां पर आपको बहुत आम दृश्य बन जाते हैं। दोनों पक्षों के बीच दोस्तों विश्वास की कमी है। हिंसा के दौर ने शांति प्रक्रिया को काफी जटिल बना दिया है। न हमास के ऊपर इजराइल विश्वास करता है, न इजराइल के ऊपर हमास विश्वास करता है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि जंग जो है रुक नहीं रही है और लगातार संघर्ष जारी है। दोस्तों अमेरिका आमतौर पर इजराइल का ही समर्थन करता है, जबकि कई अरब और मुस्लिम देश फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। यानी फिलिस्तीन का मतलब है आज के डेट में हमास से ही समझिए बस। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा मानवीय सहायता और राजनीतिक समाधानों के प्रयास इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए किए जाते रहे। यह संघर्ष काफी लंबे समय से चला जा रहा है। इसका समाधान आसान नहीं। दोनों पक्षों के लिए एक न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की दिशा में काम करना आवश्यक है। इस पर एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर युद्ध विराम प्रस्ताव को लेकर के। और पूरी दुनिया को और विश्व समुदाय को ये बात समझनी होगी कि ये जो क्षेत्र है जहां पर ये मिडिल ईस्ट में युद्ध हो रहा है, ये पेट्रोलियम का एक बहुत बड़ा रिजर्व कैरी करता है पूरी दुनिया में। तो इस क्षेत्र में आपको शांति स्थापित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया में अगर आपको डिस्टरबेंस कम करना है या लगभग खत्म करना है, तो इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने की जो है कवायद जरूर करनी चाहिए। खासकर यहाँ पर यूएन को ये प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यूएन को बनाया ही 1945 में इसलिए किया गया कि दुनिया में जो भी संघर्ष है उनका स्थायी समाधान पूरी दुनिया के देश मिल करके यूएन के माध्यम से
निकाले। तो आइए हम थोड़ा सा यूएन को भी समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों थोड़ा यूएन के बारे में समझते हैं। तो ये 24 अक्टूबर 1945 के दिन संयुक्त राष्ट्र की जो है स्थापना हो जाती है। अब सैन फ्रांसिस्को में इसका पहला सम्मेलन हुआ। 193 देश इसके वर्तमान में सदस्य हैं। 6 इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं, आपको याद रखनी चाहिए, जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, चीनी और रूसी इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। एंटोनियो गुटेरेस जो है वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के महासचिव हैं। यूनाइटेड नेशन के प्रमुख अंगों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है जनरल असेंबली यानी कि आम सभा, यानी कि महासभा। जो यूनाइटेड नेशन की महासभा है, कोई भी प्रस्ताव पूरी दुनिया में किसी भी संबंध में लाया जाता है तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में ही प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद अप्रूवल के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में जाता है। कुछ और प्रमुख अंगों में इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस है, ठीक है, और सेक्रेटरिएट है यानी कि महासचिवालय है। ओके, तो आई होप आपको प्रमुख मुद्दे क्या है इसमें, क्लाइमेट चेंज, डेमोक्रेसी, रिफ्यूजी, अप्रवासी, वैश्विक मुद्दे, वैश्विक स्वास्थ्य संकट और आतंकवाद से मुकाबला करना यूनाइटेड नेशन के प्रमुख मुद्दे हैं, वो चलते रहे। दृष्टि के एक पिक्चर के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि यूनाइटेड नेशन के बारे में। तो इट इज वन ऑफ द 6 मेन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन परमानेंट हेडक्वार्टर, यानी कि यूएनएससी जो है ये यूएन के प्रमुख 6 अंगों में से महत्वपूर्ण अंग है। यूएनएससी जो है सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है। यूएन की स्थापना 1945 में हुई, यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया 24 अक्टूबर के दिन। यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें 15 मेंबर्स आते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट। परमानेंट मेंबर में आप देख लीजिएगा इनको P5 कहा जाता है। तो P5 नेशन के अंदर शामिल हैं यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका, रशिया यानी कि रूस, फ्रेंच यानी कि फ्रांस, चाइना यानी कि चीन और यूनाइटेड किंगडम यानी कि जो है यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन, आप समझ सकते हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के नॉन परमानेंट मेंबर को समझते हैं तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। ये टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं हर 2 वर्ष पर। तो इस समय में जिस समय की ये पिक्चर है उसमें अल्बानिया, जापान, ब्राजील, माल्टा, इक्वेडोर, गैबन, घाना, मोजाम्बिक, यूएई और स्विट्जरलैंड नॉन परमानेंट मेंबर बने हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द चार्टर द यूनाइटेड नेशन हैज 4 पर्पस। तो यूनाइटेड नेशन के 4 जो है महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। तो इन 4 उद्देश्यों को समझिएगा। टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को स्थापित करना। टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस एमंग नेशंस, तो कई सभी देशों के बीच जो है एक दोस्ताना रिश्ते को विकसित करना। टू कोऑपरेट इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स एंड इन प्रमोटिंग रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, तो मानवाधिकारों का समर्थन करना है, अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करना है सहयोग के माध्यम से। और चौथा और अंतिम उद्देश्य क्या है, एंड टू बी अ सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ नेशंस, राष्ट्रों के बीच जो हार्मनी है स्थापित करने का ये सेंटर जो है यूनाइटेड नेशन को बनाना। तो आई होप दोस्तों ये पूरी कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। यूएन वगैरह का स्ट्रक्चर, यूएनएससी का स्ट्रक्चर, सारा कुछ आपका इस वीडियो में बहुत ही विस्तार में और बहुत ही संक्षेप में भी क्लियर हुआ होगा। इस पूरे घटनाक्रम को भी आपको समझाने में आई थिंक मैं सफल रहा हूँगा। और कितना सफल रहा ये बात आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।